अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम उन इश्यूज़ पे बात करेंगे जो आपको आए रोज़ पेश आते हैं। बड़े अहम इश्यूज़ हैं और हम कोशिश करेंगे कि तमाम इश्यूज़ पे बात की जाए। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद के शहरियों को जो सबसे बड़ा इशू रोज़ाना फेस करना पड़ता है, आप जब भी घर से बाहर निकलें, किसी मॉल में जाएं, पार्क में जाएं, बेकारी माफिया पूरी फैमिलीज़ इनकी नज़र आ रही होती हैं और ये उस वक्त तक आपकी जान नहीं छोड़ते जब तक आप इनको कुछ दे ना दें। तो नाज़रीन, हम ये भी देख रहे हैं कि इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया क्या प्लान कर रही है, इनकी रोकथाम के लिए क्या कर रही है, कोई क्रैकडाउन किया है क्या, इस हवाले से अपडेट है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ पार्किंग का एक बड़ा इशू इस्लामाबाद में आ रहा है। किसी भी आप मरकज़ में चले जाएं, आपको पार्किंग नहीं मिलती। फिर साथ साथ डेंगू है, पोलियो है। डेंगू हर साल आता है, अपना असर दिखाता है और चला जाता है। इंतज़ामिया काम तो करती है, एक्टिव भी नज़र आती है, लेकिन इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जाता कि ये आइंदा अगले साल ना हो। कोई ऐसा मौसर कदम क्यों नहीं उठाया जाता। हर साल एक्टिव होते हैं, प्लान करते हैं, तो अगले साल ये आए ना। तो इस हवाले से आप क्या करें। उसके साथ साथ रेवेन्यू जो हमारा डिपार्टमेंट है उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ पोलियो के हवाले से क्या प्लान हो रहे हैं, और जो सबसे बड़ा मसला बारिशें, पिछले साल की निस्बत इस साल बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और महकमा मौसमियात ने बताया था कि 40% बारिशें ज़्यादा होंगी, और वही हुआ। पूरे मुल्क में इस वक्त कितनी तबाही हो चुकी है। इस्लामाबाद के हवाले से, इस्लामाबाद में तो कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, इंतज़ामिया ने बड़े ज़बरदस्त इंतज़ामात किए थे। इस पर भी बात करेंगे, क्या मज़ीद प्लान्स कर रहे हैं, और महंगाई जो रेट लिस्ट है उसको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, जो दूध में मिलावट करता है, सब्ज़ी, तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ ही रहें, हम वक्त को ज़ाया नहीं करते। हमारे साथ इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन साहब मौजूद हैं, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह वो ख़ुद मौके पे मौजूद होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे वो फील्ड में हर जगह नज़र आ रहे हैं। तो इस्लामाबाद के लोग इन्हें भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब को शो में वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। अच्छा इरफान मेमन साहब, सबसे बड़ा मसला जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया, आप किसी इशारे पे चले जाएं, किसी मरकज़ में चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, पूरी फैमिलीज़ जो हैं बेकारियों की हमें नज़र आती है। ये फ़कीर हैं या ये कोई गैंग है या क्या मामला है, इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। और अब इवन घरों में बैल देते हैं और जाते नहीं हैं जब तक पैसे ना दें। तो इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं, कोई क्रैकडाउन किया है, कोई प्लान्स कर रहे हैं? सर, मैं इसमें दो बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। एक तो ये हमारा कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज है जो डेली हमारी पुलिस एंड ज़िला इंतज़ामिया, जिसमें मजिस्ट्रेट शामिल हैं, ACs शामिल हैं, ये हम डेली इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। सिर्फ कल के दिन में हमने 16 लोग अरेस्ट किए हैं। हमारा मैकेनिज़्म ये होता है कि जो अडल्ट है उसको तो अरेस्ट करने के बाद उसको हम अडियाला भेज देते हैं। हाउएवर पहले हमें इसमें ये कन्फ्यूज़ थे कि जो बच्चे हैं जो अडल्ट नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास एज सच कोई जेल की फैसिलिटी नहीं है कि जहाँ इन बच्चों को रखा जा सके। वाकई डिज़र्व करते हैं इनका? आप इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि ये बच्चे ये क्या देखें, इंक्वायरी तो फिर ये इतना टाइम, मतलब मैं टू बी एग्जैक्टली, आप इस वक्त ऑन रिकॉर्ड चीज़ें चल रही हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं ये देखूं कि ये कहाँ करक से आया या बनू से आया या कराची से आया या कोयटा से आया, इसकी फैमिली क्या करती है। मेरे मतलब मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा दूँ, दो कि इट इज़ अगेन अ न्यूसेंस फॉर दी सिटीजन्स। तो इसलिए शॉर्ट टर्म ये है कि मैं उनके लोगों को पकड़ के और जेल में भेजूँ, और सेकेंडली जो बच्चे हैं उनको ईदी होम में दूँ। फिर अभी हमने एक इसका प्रोफाइलिंग भी स्टार्ट कर दिया है कि जी अगर एक ABC बंदे को पकड़ा जाए, उसका नाम है और उसको पिछली बार भी पकड़ा था और उसको 4 दिन जेल दी है, 6 दिन जेल दी है, तो फिर उसका टाइम पीरियड हम इंक्रीज़ कर रहे हैं ताकि वो ना आए। हाउएवर आपके इस चैनल की मदद से मैं लोगों तक ये ज़रूर मैसेज पहुँचाऊँगा कि हम डिस्करेज करें। मैंने अक्सर देखा है कि लोग ये ज़रूर कंप्लेंट तो करते हैं कि जी वो मेरा शीशा नॉक कर रहे हैं और मुझे आके पैसे मांग रहे हैं, बट ऐसे लोग भी हैं जो फ़ौरन शीशा खोलते हैं और पैसे देते हैं। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम एक्शन ज़रूर ले रहे हैं, और साथ ही आपसे यानी आपके चैनल की मदद से लोगों तक ये मैसेज ज़रूर मेरा पहुंचवा दें कि बराए मेहरबानी इन जो बेगर्स हैं इनको आप डिस्करेज करें और इनको ना दें पैसे। ये बड़ा अहम मैसेज दिया DC साहब ने कि अगर आप लोग पैसे देंगे, आप देख रहे हैं कि एक नौजवान है, हट्टा कट्टा है, पूरी फैमिलीज लेके फिर रहा है, तो जब आप पैसे देंगे तो उनकी तो आदत बनेगी। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आप जैसे आपने बताया कि 15-16 बच्चे आपने अरेस्ट किए या उनको ईदी मतलब क्रैकडाउन करते हैं,
लेकिन बहुत कम तादाद, एक इशारे पे आप देखें ना, इस्लामाबाद में कितने इशारे हैं, हर इशारे पे आपको दर्जनों लोग नज़र आएंगे, मार्केट के अंदर सैकड़ों नज़र आएंगे और इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। सर देखें, ये रिसेंट जो इनफ्लो आया अफगानिस्तान से, ट्रांजिशन जब उधर आई तो बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं। एक हमारा इशू ऑलरेडी भी चल रहा है प्रेस क्लब के बाहर भी आपने देखा होगा। तो उसके अलावा यहाँ बहुत सारे इमिग्रेंट्स एज इन वो चाहे पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से आए हों या अफगानिस्तान से आए हों, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जो ही ये काम कर रहे हैं, जो हमारी जो एनालिसिस है आफ्टर जो एक्शन अगेंस्ट दैम। तो मैंने अगेन बात की कि ये कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज है, पुलिस और इंतजामिया इस पर कॉन्स्टेंट काम कर रही है। कल भी हमने पकड़े हैं, उससे 2 दिन पहले भी पकड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई बेहतरी आएगी। लेकिन हाउएवर मैं ज़रूर ये मैसेज, जैसे मैंने कहा, लेट्स वर्क टुगेदर एंड डिस्करेज द बेगर्स। कोई ऐसा प्लान कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए मामला? सर ये तो पाकिस्तान के हर शहर में है, तो जब आप इसको डिस्करेज करेंगे, इनको पैसे नहीं मिलेंगे, तो ये डिस्करेज ऑटोमेटिकली होगा। एक्शन अपनी जगह चल रहा है, बट साथ दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उनको डिस्करेज किया जाए। हाउएवर अगर दिन में वो 1000 रुपया कमा रहा है या 500 कमा रहा है तो उसको इंकरेजमेंट है। वो कहेगा यार चलो 6 दिन जेल के बाद में आऊँगा और दोबारा मुझे मेरी रोज़ी लगी हुई है, मैं 400-500 कमा रहा हूँ डेली। 400-500 से मुराद ये है कि वो 15-20 हज़ार महीने कमा रहा है। ये तो बड़ा मिनिमम मैं बता रहा हूँ। एक पिछले दिनों न्यूज़ भी चली कि जी वो 50,000 महीना कमाता है। मे बी इट्स ट्रू, मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट। बट हाउएवर अगर वो पैसे कमाएगा तो वो इनकरेज होगा, वो फिर उसको जेल की परवाह नहीं होगी, जेल से आगे फिर आगे वही काम करेगा। तो ये जब तक मैं और आप एज सोसाइटी ये मदद मेरी नहीं करेंगे, एज गवर्नमेंट की मदद नहीं करेंगे, ये ख़त्म होने वाला नहीं। बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि इसमें सज़ाएं क्या होती हैं? जब आप किसी भिखारी को पकड़ते हैं तो वो कितने दिन में बाहर आ जाता है? ये क्या वो इसका तो देखिए, मैंने कहा ना कि कानून अभी रिसेंटली हमने प्रोफाइलिंग स्टार्ट की है। अगर इनिशियली पकड़ा है तो उसको 3 दिन भेजते हैं, पुराने हैं जो हैबिचुअल्स हैं उसको पहले भी पकड़ा हुआ है, उसकी प्रोफाइलिंग हमारे पास मौजूद है, उसको हम 1 हफ्ता कर देते हैं एज द केस में भी। यानी सज़ा ना होने के बराबर है। जो सज़ा भी है वो जुर्म के मुताबिक आती है। तो अगर कोई भीख मांग रहा है तो उसकी सज़ा जो है ना, फांसी तो नहीं हो सकती। तो उससे शॉर्ट ऑफ सज़ा तो यही है कि आप जेल में भेज रहे हैं। मैं इस पे इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि शहरी सबसे ज़्यादा मुझे इस पे कहते हैं, आप इस पे तो यही शहरी हैं जो पैसे भी देते प्रोग्राम हैं, यही शहरी हैं जो पैसे भी देते हैं। तो लेट्स वर्क टुगेदर। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, मिल के करना होगा। मिल के करना बिल्कुल होगा। ठीक कह जी, रहे हैं। जी। अच्छा इरफान मेमन साहब, ये बताएं कि एक बड़ा मसला अब इस्लामाबाद में सामने आ रहा है, इसके हवाले से हम पूछना चाहते हैं कि आप क्या प्लान्स कर रहे हैं पार्किंग का? आप ब्लू एरिया चले जाएं, किसी भी बड़े मरकज़ चले जाएं, 4-4 गाड़ियां पीछे खड़ी होती हैं। या तो पार्किंग है ही नहीं, या लोगों का पढ़े लिखे हम शहरी तो हैं लेकिन हम उस तरह गाड़ी नहीं पार्क करते। एक तो ये भी मसला है कि हम गाड़ी एक दूसरे के पीछे पार्क कर देते हैं, वहाँ पे भी झगड़े होते रहते हैं। और दूसरा पार्किंग का मसला है, इस वाले से आप क्या कर रहे हैं? जहाँ तक तो पार्किंग मैनेजमेंट का ताल्लुक है वो ज़रूर मेरा एम्बिट है, उस पर मैं बात भी करूँगा अभी। हाउएवर एज़ फार एज़ दी न्यू पार्किंग्स और दी पार्किंग प्लाजा आर कंसर्न, वो सीडीए का एम्बिट है। और रिपोर्टेडली सीडीए अभी ब्लू एरिया में एक प्लान भी कर रही है पार्किंग प्लाजा। इसी तरह को 2-3 और भी प्लान उनके हैं। तो इस्लामाबाद चूँकि एक छोटा सा शहर है, आबादी बहुत बढ़ गई है, बना शायद कम पॉपुलेशन के लिए था। अब तो आप चाहे ब्लू एरिया चले जाएँ, किसी मरकज़ चले जाएँ, पार्किंग लोग किसी भी मरकज़, I8 मरकज़ चले जाएँ, तो दी ओनली सोल्यूशन है इसके पार्किंग प्लाजा बनाया जाए। तो अभी फिर नए जो उन्होंने रूल्स पास किए हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं उसके अंदर भी उन्होंने पार्किंग्स ऑलरेडी सीडी दे रही है। तो ये प्लाजाज जब तक नहीं बनेंगे तब तक इसका कंप्लीट रिडर्सल नहीं होगा। हाउएवर ट्रैफिक हमारी काफ़ी एक्टिव है और डेली बेसिस पे आप हमसे रिपोर्ट ले सकते हैं कि जी कितनी गाड़ियों पे चलान हुआ जिन्होंने नो पार्किंग की हुई है, कितनी गाड़ियों को हमने कन्फिस्केट किया जिन्होंने नो पार्किंग की हुई थी। तो अगेन इस पे डेली बेसिस पे ये हमारे एसएसपी ट्रैफिक बहुत एक्टिव है इस मामले पे। बिल्कुल नज़र आ रहा होता है, बिल्कुल वो हर जगह मौजूद होते हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ज़ाहिर है पार्किंग की प्लेसेस देना भी एज गवर्नमेंट हमारा काम है। तो उस पर सीडीए इज़ ऑलरेडी वर्किंग। जब ये प्लाजाज बन जाएंगे तो बहुत बेहतरी नजर आ जाएगी। क्योंकि कब तक का देखिए उसका टाइमलाइन तो मुझे आइडिया नहीं है, वो ज़रा सीडीए कैन कमेंट बेटर ऑन इट कि जी वो प्लाजाज की क्या अपडेट है, उनका क्या टाइमलाइन है। लेकिन दिस इज़ दी वाइबल सोल्यूशन, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है। शॉर्ट टर्म तो मैनेजमेंट हम कर ही रहे हैं। अच्छा दूसरा, जब भी कोई प्लाजा बनता है या कोई बड़ा माल, तो सीडीए के रूल्स में नहीं है कि पहले वो अपनी पार्किंग के हवाले से उसकी स्पेस होनी चाहिए फिर अप्रूवल देनी चाहिए? मेरे ख्याल उनमें है, बट वो बेहतर कमेंट कर सकते हैं। मैंने रूल्स अभी आई कैन नॉट कमेंट, मुझे करने में नहीं चाहिए किसी और अथॉरिटी पे कमेंट, वो बेहतर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप मिल के काम तो कर रहे हैं जी। मेरी तो मतलब मैं तो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ज़रूर हूँ, मैं उनका किसी भी अथॉरिटी का आम ज़रूर हूँ और मसल ज़रूर हूँ। किसी को असिस्टेंस चाहिए होती है विद रिगार्ड टू इन्फोर्समेंट एग्जीक्यूशन तो मैं हाजिर हूँ उसके लिए। वैसे भी हम करते हैं, हमारा काम है एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा
एक और बड़ा इशू है, ये शहरी इस पे भी शिकायत करते हैं कि जो हमारा महकमा माल है उससे लोगों को बड़ी शिकायतें रहती हैं। अब कंप्यूटराइज हो रहा है सारा, तो क्या इस हवाले से भी आप कर रहे हैं कि हमारा महकमा माल भी कंप्यूटराइज हो जाए? और यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, अक्सर पैसे भी देने पड़ते हैं। सर इसमें वाइबल सोल्यूशन तो यही है कि जब कंप्यूटराइज हो और वन विंडो हो जाए, बट इन इस्लामाबाद इट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी ये इनिशिएटिव लिया गया है और सर्वे ऑफ पाकिस्तान हमारे रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज कर रहा है। हाउएवर दी ट्रांसफ़र फैसिलिटी उसको हम वन विंडो करने जा रहे हैं विद इन मे बी फ्यू वीक्स। हमने अपना इनिशिएटिव एक लिया है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र को वन विंडो किया जाए। वो एक ऐसी जगह हम बना लें जहाँ पे हमारा सब रजिस्ट्रार बैठा हो, वहाँ दोनों पार्टीज़ आएँ और अपनी जो इंतकाल फर्ज ये सारा सिस्टम, जो ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। बाकी देखें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब से पाकिस्तान बना है शायद एक बदनाम डिपार्टमेंट है। मैंने पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे काम किया है, कहीं भी उसकी अच्छी रपो नहीं है। उसमें आई डू एग्री कि उसको जो हमारे रेवेन्यू वाले हैं उसको मिसयूज़ भी करते हैं अपनी मैलिफाइड इंटेंशंस और पर्सनल इंटरेस्ट पे। हाउएवर बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड में उनके इश्यूज़ ठीक होने वाले नहीं होते, या कहीं सिविल कोर्ट के इश्यूज़ आते हैं, सिविल कोर्ट मैटर्स चल रहे होते हैं। तो उसमें पार्टीज़ यही क्लेम करती हैं कि जी मैं तो पटवारी के पास 10 चक्कर लगा गया है, वो जो है ना नहीं हल कर पाया। मेरी यहाँ इट कैन नॉट बी यू से कि ठीक है ये इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म बना हुआ, बट मेरे पास अगर कोई बंदा पहले आता है एप्लीकेशन, तो मैं उसको मार्क करता हूँ कंसर्न ऑफिसर को। अगर वो दूसरी बार मेरे पास कोई 10-15 दिन बाद आता है कि जी ये देखें आपने मार्क की थी कुछ नहीं हुआ, तो फिर मेरी आदत है मैं उस कंसर्न ऑफिसर, वो जो हमारा रेवेन्यू ऑफिसर जिसको आप तहसीलदार या नायब तहसीलदार कहते हैं, वो और पटवारी अलॉन्ग विद रिकॉर्ड खुद बुला लेता हूँ अलॉन्ग विद द एप्लीकेंट, और मैं यहाँ सुन के ऑफिस में बैठ के उसका रिकॉर्ड देखता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर जो इशू होता है उसके ऐसे इश्यूज चल रहे होते हैं, सिविल कोर्ट में कहीं स्टे होता है, या उसके फैमिली मेम्बर्स ने चैलेंज किया होता है, या उसकी ग्रीवेंस ठीक नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो मैं उस चाचे को कहता हूँ, चाचा तू अगर 10 चक्कर भी लगाएगा तो तेरा मसला हल होने वाला है नहीं, क्योंकि तुम्हारी ठीक ग्रीवेंस नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं। हाउएवर ज़ाहिर है जिनके इशू रिजॉल्व होने वाले होते हैं, वो जब मैं उनको बुलाता हूँ तो वो मेरे बुलाने से पहले उनका इशू रिजॉल्व हो जाता है। और इसमें मैंने ये भी देखा है कि जैसे आपके कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, वो ठीक काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो नीचे का अमला है जैसे पटवारी, गिरदावर, इन लोगों की तरफ से शिकायत ज़्यादा होती है। सर बिल्कुल शिकायत बजा होंगी, मैंने तो उस पर कदम नेगेट नहीं करा आपकी बात पे। हाउएवर कुछ हमारे लिमिटेशंस भी हैं विद रिगार्ड टू रिसोर्स। मतलब एज इन इस्लामाबाद में आज के दिन में मैं आप बात कर रहा हूँ तो हमारे पास सिर्फ 16 पटवारी हैं। पटवार सर्कल मतलब उससे डबल खाली पड़े हुए हैं, एक के पास 3-3 चार्ज हैं। और पटवारी के पास सिर्फ पटवारी का काम नहीं होता, उसके साथ बहुत मिसलिनियस काम हमारे कर रहा होता है। तो जब तक मैन पावर पूरी नहीं होगी, ये को हमने प्रोसेस किया हुआ है, हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजा हुआ है कि जी न्यू रिक्रूटमेंट की वो दे। कुछ कोर्ट में लोग गए हुए हैं अगेंस्ट दिस रिक्रूटमेंट, तो वो चल रहा है। जब भी परमिशन मिलेगी तो रिक्रूटमेंट होगी तो शायद और बेहतरी आएगी। जी डीसी साहब, क्योंकि एड्स बड़े ज़रूरी हैं, ब्रेक का वक्त हो गया, हमने ब्रेक पे जाना है। नाजरीन आप हमारे साथ ही रहिएगा। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े अहम सवाल करने हैं। अगले जो सवाल आते हैं वो आप मुझसे रोज़ इसकी शिकायत करते हैं, तो आपने हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा इरफान मेमन साहब, ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि आप बहुत सी मीटिंग्स ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त फिर डेंगू का जो बादल है वो सर पे मंडला रहा है। डेंगू हर साल आता है, अपना असर दिखाता है और चला जाता है। आप लोग काम भी करते हैं, एक्टिवली नज़र भी आते हैं, उस पर कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इसका मुस्तकिल बुनियादों पे हल क्यों नहीं किया जाता? अगले साल हम फिर वेट करते हैं, अब डेंगू आएगा और फिर वादा करके जाएगा और फिर हम एक्टिव होंगे। सर ये ऐसे ही है जैसे एक वायरल है, आप कहेंगे वायरल जाता क्यों नहीं है। ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, काफ़ी मुल्कों में अब तो आ चुका है। हमारे पास 2011 ऑनवर्ड्स चल रहा है और पिछले कई सालों से इस्लामाबाद में भी है। और जब ये गर्मी का सीज़न आता है फ्रॉम मई पर्टिकुलरली ऑनवर्ड्स टिल नवंबर, ये डेंगू ज़्यादा पीक पकड़ता है। इस साल तो अनफॉर्चुनेटली शायद ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में इसका एक पेंडेमिक के तहत ही आएगा, बट फॉर्चुनेटली अभी तक इस्लामाबाद में वी हैव ओनली 70 केसेस। ओनली तो नहीं कहना चाहिए, 70 केसेस हैं जो कि भी काफ़ी हैं। और मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर जाऊँ, हमारे पास 2 किस्म की टीम्स हैं, एक इंडोर टीम्स हैं, एक आउटडोर टीम्स हैं। इंडोर टीम में हमारी ज़्यादा लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं जो ख़वातीन होती हैं, और वो घरों में जाके लोगों को अवेयरनेस भी देती हैं और चेकिंग भी करती हैं और उनको समझाती भी हैं कि जी कहीं
एयर कूलर अपने बाहर नहीं रखना, उसमें पानी नहीं जमा करना, छत पे डब्बा नहीं रखना, छत पे टायर नहीं रखना, गमले में पानी ना जमा हो, वगैरह वगैरह। ये साफ़ पानी, ये थोड़ा ये भी आवाम को बताएं, नाजरीन को, देखने वाले को, कि कौन सा पानी? सर कोई भी पानी, बारिश का भी कोई भी पानी अगर जमा होगा तो देयर इज़ अ चांस कि वो 6 दिनों तक उसमें लार्वा पैदा हो जाए। अच्छा, कोई भी पानी बड़ा डेंजरस है, पानी खड़ा नहीं होना देना, नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमने कुछ हॉटस्पॉट्स बनाए हुए हैं, तकरीबन 7000 हैं इस्लामाबाद में। हॉटस्पॉट्स में हमारी टायर शॉप्स हैं, सर्विस स्टेशन हैं, ग्रेवयार्ड्स हैं, जंक यार्ड्स हैं, गोडाउन्स हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं। अब हमारी ये चूँकि ये ऐसी हैं जैसे ये ओपन होती है ना, जो टायर शॉप है उसने भी बाहर टायर को चेक करना है, सर्विस स्टेशन है तो उसने गाड़ी सर्विस करनी है, देर से चांस पानी खड़ा होता हो, तो हमारा ज़्यादा फोकस आउटडोर टीम्स का इधर होता है। अभी रिसेंटली हमने ये इन्फोर्स किया, जैसे मैं पहली हमने बैगरी पे बात की, उस पर हमने रिसेंटली ये इन्फोर्स किया है कि हमने इस पर 144 लगाया हुआ है। ओके, लार्वे पे, ज़बरदस्त। और हमने एक्शन ये लिया है पिछले 2-3 हफ्तों में कि अगर किसी कमर्शियल जगह पे ये मुझे मिल रहा है तो मैं उस बंदे को अरेस्ट भी कर रहा हूँ और उस दुकान को सील भी करता हूँ, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल, हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी टायर शॉप है तो आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पानी ना खड़ा होने दें। अगर पानी में अगर लार्वा नजर आया मुझे तो आई सील दैट एंड आई टेक एक्शन। एक्सीलेंट। तो हमने पिछले 2-3 हफ्तों में किया जस्ट कि जी लोग अपना काम भी करें, सिर्फ सरकार का ये काम नहीं है। बिल्कुल। फिर इस्लामाबाद में हमारे पास एक मीगर सी रिसोर्स है, लिमिटेड मैन पावर है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने ये एक साथ एक्शन लिया है। फिर साथ इस बार हमने एक एडिशनल बात ये की है कि हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया है। उसमें CDA का सैनिटेशन विंग भी है, उसमें CDA का जो है ना वो इन्वायरमेंट विंग भी है, उसमें हमारा लेबर डिपार्टमेंट भी है, उसमें हमारा यूनियन काउंसिल्स भी के सेक्रेटरीज भी हैं, उसमें हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है। इन तमाम डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो प्राइवेट हैं उनके लोग भी हैं, उन तमाम को हमने ऑनलाइन एक लॉगिन बना के दिया है और लॉगिन से पता लगता है कि रियल टाइम उसने क्या एक्टिविटी डेंगू की है, और हम उसको डेली बेस पे परसू भी कर रहे हैं और उनको इनकरेज भी कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमने रिसेंटली उनको ऐड किया है तो थोड़ा स्लो ज़रूर है, बट उस पर इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। तो उससे हमारा ये एक रिजॉल्व होगा चीज़ कि हमारा जो वो मैन पावर कम होने की एक है वो मैन पावर ऐड हो जाएगा। तो इसमें लोगों से गुजारिश मेरी ये है कि अपने घरों में ऐसी जगह जहाँ जहाँ पानी खड़े होने का खदशा हो, जैसे बाहर अक्सर लोगों ने छतों पे बाहर या खाली जगह पे गमले रखे होते हैं, वो गमले ना रखें, क्योंकि आजकल बारिशें वेरी फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, तो उसमें फिर ज़ाहिर है हर दूसरे दिन जब बारिश होती है बंदा साफ़ नहीं करता, तो गमलों को या तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ पानी ना उनके ऊपर पड़े, तो या अगर ऐसी जगह नहीं है तो फिर आपकी कोशिश होनी चाहिए, फ़र्ज़ होना चाहिए कि जी जैसे वो पानी जमा हो तो उसको गिरा दें पानी को। अच्छा DC साहब, ये बताएं कि पोलियो के हवाले से क्या स्टेटस है? पिछले साल तो काम नहीं हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं आपकी टीमें फिर से एक्टिव हुई हुई हैं, अब क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है? सर इसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ अजला हैं जिसमें पोलियो सैंपल, इन्वायरमेंट सैंपल जो है ना वो पॉजिटिव आया है। उसमें इस्लामाबाद के अलावा पेशावर, बन्नू, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, शायद एक आधा और ज़िला होगा, ये शामिल है। हमारा जो सैंपल, इन्वायरमेंट सैंपल लिया जाता है वो एक सीवरेज लाइन से लिया जाता है, सीवरेज नाले से जो सब्ज़ी मंडी से गुजरता है। उसमें हमारी 4 यूनियन काउंसिल I9, 10, 11 और नसीराबाद आती हैं। तो हमारा जो इस बार कैंपेन है उसमें हमारी कोशिश ये है कि कोई ऐसा बच्चा ना रह पाए जिसको हम पोलियो ड्रॉप्स ना पिलाएं, और साथ ही कुछ ऐसे मिस चिल्ड्रन होते हैं जो घरों में अवेलेबल नहीं होते, कहीं गए होते हैं, हमारा ये भी फोकस है। बिल्कुल, टीमें आती हैं और वो नहीं होते तो ये भी फोकस है कि उनको भी कवर किया जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट हमने ये किया है इस बार के जितने हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद लोग आने वालों के, क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुत सारी आबादी है जो KP से लिंक्ड है, बन्नू से लिंक्ड है, लोग आते जाते रहते हैं, उनके रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे जितने ये टोल प्लाजा है मोटरवे, दो कि हमारी जुरिसडिक्शन नहीं बनती मोटरवे की, बट हमने उन दोनों टोल प्लाजा को कवर किया है, वहाँ हमने टीम बिठाई हुई हैं और आज 6ठा दिन है कैंपेन का। तो अगर हम एवरेज डेली पिछले एक दिन का बताऊँ आपको तो अराउंड 400+ सिर्फ उन टोल प्लाजा पे कवरेज हो रही है। सिमिलरली हमारा संजानी में टोल प्लाजा है, वहाँ पे हमारी टीम बैठी हुई है, उसको कवर करती है। हमारे 17 मील पे दोनों टोल प्लाजा हैं जो मरी की तरफ से आते हैं, उसको कवर कर रहे हैं। उसके अलावा फैज़ाबाद, 26 नंबर, डेवो का अड्डा, फैसल मूवर्स वगैरह जितने अड्डे हैं उधर टीम बैठी, और उसके अलावा हमारी जो लोकल टीम्स हैं जो घरों में जाती हैं। तो इस बार हमने फोकस ज़्यादा रखा हुआ है, और ये आपको बिल्कुल मैं एश्योरेंस से कह सकता हूँ कि इस दफ़ा वाली कैंपेन हमारी पिछली बहुत सारी कैंपेन से बेहतर है। तो हमने ठीक है जो माइक्रो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, माइक्रो ब्लॉक्स यानी एक ऑफिसर को हमने कुछ 4 से 6 या 3 यूनियन काउंसिल्स दी हुई हैं जिसकी मैनेजमेंट उसके पास है, और उस यूनियन काउंसिल के जितने मसाइल पोलियो के वो डेली बेसिस पे वो देखा है, चाहे वो रिफ्यूज़ल है, मिस चिल्ड्रन है या कोई और इशू है, वो उसने देखने हैं। और शाम को जब हम डेली मीटिंग करते हैं
तो उसमें फिर वो चीज़ें हमें बताई जाती हैं और फिर हम नेक्स्ट डे की तैयारी भी करते हैं। तो हमारा जो जुलाई वाला एनवायरनमेंट सैंपल है, जैसे मैंने कहा, वो पॉजिटिव आ चुका था। अगस्त का रिज़ल्ट अवेटेड है, तो लेट्स होप जी, कोशिश जारी है। लेकिन मैंने कहा जैसे ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं आया, बाकी शहरों में भी आया। पिछले साल गैप क्यों आया ये? सर अब ये तो आई कैन नॉट कमेंट, ये तो टेक्निकल एक चीज़ है कि पिछले साल मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान में शायद कोई वो नहीं आया पोलियो के यानी केस। इस बार बन्नू में केस आए हैं एज ऑफ अभी नाउ। टोटल कितने केस आ गए साहब? बन्नू में शायद हैं जी 13-14 मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं, अराउंड इसी फिगर के बन्नू में है। अच्छा डीसी साहब, ये बताएं कि इस वक्त पूरे मुल्क में जो बारिशें हो रही हैं उससे तबाही मची हुई है और बड़े खौफनाक मनाजिर हम देख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि इस्लामाबाद अभी तक महफूज है और आप हमें बड़े एक्टिव भी नज़र आ रहे हैं और आपने बड़ा ज़बरदस्त प्लान किया हुआ है। आप ये बताएं कि अभी क्या हालात हैं, क्या स्टेटस है, और कोई ऐसा वाक़या ना हो तो आप क्या प्लान्स कर रहे हैं? देखें जी, इस्लामाबाद में फ्लड अगेन एक अर्बन फ्लडिंग होती है, या तो नाला ओवरफ्लो करेगा या बारिश ज़्यादा हो तो गलियों में पानी खड़ा हो सकता है। उन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए और हिस्ट्री इस्लामाबाद के सामने रखते हुए हमने एक प्लान बनाया। इसमें हमने 19 वल्नरेबल पॉइंट्स डिक्लेयर किए हुए। ये वो वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ खदशा है कि अगर बारिश ज़्यादा हुई या नाला ओवरफ्लो हुआ पानी आने का। उसमें आपके अर्बन एरियाज़ में E11 भी है, H13 भी है, हॉटस्पॉट जी, सॉर्ट ऑफ H11 भी है, E11 है, H13 है, फिर आप नीचे चले हैं, स्वां गार्डन है, कुरंग नाला है, ये 19 पॉइंट्स हैं। अब 19 पॉइंट्स पे हमने एक मॉनिटरिंग कैंप लगाया हुआ है। वो मॉनिटरिंग कैंप मेरा एक्टिव तब होता है, मेरे ऑफिशियल्स वहाँ तब पहुँचते हैं जब बारिश होती है। अक्सर औकात लोग मीडिया पे उसको, सोशल मीडिया पे उसको नेगेटिव चलाते हैं कि जी कैंप तो खाली पड़ा हुआ है, इधर तो कुर्सी भी नहीं है, बंदा कोई नहीं है। तो मैं बार बार लोगों को ये कहते हैं कि जी ये कैंप हमारा मॉनिटरिंग कैंप है। जब बारिश होती है तो ये एक्टिव होते हैं हमारे ऑफिशियल्स, और उस एरिया में नॉट एग्जैक्टली टू दैट कैंप इवन, वो सराउंडिंग में उन्होंने पहुँचना होता है, क्योंकि वो सारा एरिया उसने देखना है कि जी कहीं पानी तो नहीं आ रहा। मैं H13 की मिसाल दूंगा। अब ये हमारा वल्नरेबल एरिया है, तो वल्नरेबल एरियाज़ में मॉनिटरिंग कैंप के अलावा हमने जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको भी तयन किया हुआ कि किस टीम की कहाँ ड्यूटी है। एक टीम को हमने 2 से 3 पॉइंट्स दिए हुए। अब जो H13 जिस टीम के पास ये होगा एरिया, वो या तो कश्मीर हाईवे पे PSO पंपिक टीम डिप्लॉय होती है, जब बारिश होगी वहाँ पहुँच जाएगी, या नेस्ट के पास होगी क्योंकि ये एरिया उसका AOR है। तो जब वो पहुँचेगी तो उसमें बेसिक उसका काम यही है उस टीम का, उसके पास 3 से 4 डी वाटरिंग सेट्स। बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है। 3 से 4 डी वाटरिंग सेट्स हैं और ये हमने एग्जीक्यूट भी किया है। इट इज़ नॉट ओनली पेपर। अक्सर लोग कहते हैं क्या बातें कर रहे हो और ये तो पेपर में ही है तुम्हारा। तो ये जितनी बारिशें हुई हैं हमारा ये प्लान एग्जीक्यूट भी हुआ है और नज़र आ रहा है कि तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बारिशें बहुत जी हमारी वहाँ टीम पहुँचती है और उसको जो है ना वो डी वाटर करती है। बहुत सारी शिकायत ऐसी आती हैं जी गलियों में पानी खड़ा हो गया है। तो बात ये है कि वो गलियों में पानी, तो अगेन मेरा पहली प्रायोरिटी है कि अगर कहीं घर में पानी गया है तो मैं ज़रूर उसको निकालूँ। गलियों में पानी है तो वो ज़रा उसका सीवरेज अगर ब्लॉक नहीं है तो उतना टाइम लेगा और निकलेगा, क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है ना कि मेरा पानी है तो पता भी चला जाए। हाँ। उस ट्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, बारिश को ज़्यादा वो तो इस्लामाबाद कहीं भी बारिश हो तो पानी पूरे पाकिस्तान में देखें आप जी, पूरे पाकिस्तान में बारिशें ज़्यादा होने की वजह से ज़बरदस्त प्लान है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश हमारी जो ह्यूमनली पॉसिबल था, हमने इस बार मई में काम स्टार्ट किया। जो नाले थे तमाम नाले उनको साफ़ किया गया। कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी से नाले गुजरते हैं उनसे साफ़ करवाया गया, जो बाकी हैं वो CDA और रेवेन्यू ने वो साफ़ किए, और NDMA की मशीनरी भी हमारे डिस्पोजल पे है। बाकी जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनसे कोऑर्डिनेशन हमारे बैक एंड कॉल पे हैं। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह बेहतरी करेगा फर्दर। जो ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट्स थे वो ज़रूर हमने किए हुए हैं, माइक्रो मैनेज किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। जो नालों पे इंक्रोचमेंट है, तजावुज़ात के हवाले से आप क्या एक्शन ले रहे हैं? सर देखें, ये भी अगेन एक ना नेगेटिव जाती है कि जी नाला है उसके गिर्द तो घर बने हुए हैं। कई तो सोसाइटियाँ और प्लाजी नाले बने हैं। 2 तरह की हैं। एक तो ये है कि नाला 30 फुट का था, उसको कम कर दिया गया। वो तो जेन्युइन एक जो है ना वो गलत क्रिमिनल एक्ट, मैं तो कहूँगा नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कुछ जगह ऐसी हैं जी जहाँ पे नाले के साथ प्राइवेट लैंड होती है। अब प्राइवेट लैंड पे अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो लीगली तो उसकी ज़मीन है। हाउएवर ये CDA ने उसको अप्रूवल देनी है कि जी वहाँ वो कंस्ट्रक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता एज़ पर दी मास्टर प्लान। मे बी वो मास्टर प्लान में ब्राउन एरिया ना हो, ग्रीन एरिया हो कि जी वहाँ कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है बिकॉज नाले के साथ है, वहाँ सिर्फ फसल हो सकती है मिसाल के तौर पे, लॉन बन सकता है कुछ भी। तो एज ये इस तरह की एक कंप्लेंट आई, मैं खुद उधर गया, मतलब खुद इसलिए गया कि पहले एक कंप्लेंट आई वहाँ, जब मैंने रिपोर्ट कॉल की तो पता लगा प्राइवेट लैंड थी। हम चुप हो गए और फिर दोबारा उस कंप्लेंट ने कहा जी नहीं आपको गलत रिपोर्ट है, ये नहीं है प्राइवेट लैंड। तो मैं खुद गया अगेन मैंने वो मसावी में देखी चीज़ प्राइवेट थी। हाउएवर जैसे मैंने कहा कि नाला गुजर रहा है
तो उसकी अगेंस्ट कॉग्निजेंस तो सीडी ने लेनी है। वो सीडी को बिल्कुल बुलाया गया, सीडी ऑन साइट आया, सीडी ने कहा जी मैं बताते हैं उसको। फिर उसको मैंने फॉलोअप नहीं किया क्योंकि कंसर्न एजेंसी के पास चला गया मैटर जब। तो बात अगेन वही है कि प्राइवेट, मेरी तो जिम्मेदारी ये है कि सरकारी लैंड पे कंस्ट्रक्शन ना हो। प्राइवेट लैंड पे अगर हो रही है, विदाउट अप्रूवल हो रही है, तो ज़ाहिर है मैं, अगर मेरी नॉलेज में आई है तो मैं कंसर्न एजेंसी को ज़रूर बताता हूँ, उसको फॉलोअप भी करते हैं, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी जी। मतलब डी साहब, फिर ब्रेक का वक्त हुआ है। नाजरीन, और भी अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा इरफान मेमन साहब, ये बताएं, शहरियों की ये बड़ी शिकायत रहती है कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, खाने पीने की चीज़ है, सब्ज़ी की कोई चीज़ है, या कोई भी आम स्टोर पे आप जाते हैं, सबके अपने रेट हैं। तो जो कंट्रोल लिस्ट है ये आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? कहीं रेट बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ कहीं पे 20 रुपये की है तो वो किसी सेक्टर में 100 रुपये की है, तो इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? सर 20 और 100 रुपये का तो खैर फ़र्क नहीं है, हाउएवर फ़र्क ज़रूर है। मैं बिल्कुल उसमें कतन ये नहीं कहूँगा कि वो 100% इन्फोर्समेंट हमने की हुई है। हाउएवर चीज़ें एक तो जो नोटिफाइड रेट्स भी ऊपर चले गए हैं। एक तो लोग ये भी किराया करते हैं कि जी टमाटर मिसाल ये फ्लड की वजह से तो और महंगाई हो गई है, जो सिंध से सब्ज़ी फ्रूट आनी थी वो बंद हो गई है, तो वो सप्लाई का कम हो गई है, तो उसकी रेट और बढ़ गए। लेकिन जो नोटिफाइड रेट्स हैं उस पर भी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, और हमने उसमें ये SOP बनाया हुआ है कि हम फ़ाइन नहीं करते, सिर्फ अरेस्ट करते हैं, तो उससे शायद कोई डेटर्स कुछ परसेंटेज बेहतरी आएगी। फिर हमने दुकानदारों की प्रोफाइलिंग करनी शुरू कर दी है कि किसको हमने कितनी बार पकड़ा और कितनी बार जेल में गए हैं, अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट भी देते हैं। तो अगेन मैंने बात की कि देखें, वो ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ नॉट लिमिटेड टू इस्लामाबाद, शायद पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है कि जब वो इंस्पेक्टर है या वो मजिस्ट्रेट है या AC है, वो दुकान से जैसे बाहर निकला उसने फिर महंगी बेचना शुरू कर देनी है, और उसको एक्शन लेके वो 3 दिन अरेस्ट होकर जेल में आएगा, चौथे दिन फिर महंगा बेचेगा। रेट लिस्ट जो है वो रोज़ आपकी जारी होती है जी। तो मैं G9 में गया तो उसने रेट लिस्ट इतने दूर लगाई हुई थी कि नज़र ही नहीं आ रही थी। तो आप हमें नज़र भी आते हैं कि मुख्तलिफ आपने सील की दुकानें और शॉप्स, तो लेकिन ये मसला हल नहीं होता। सर ओवरऑल फिनोमेना है। मैं आपको वैसे बताऊं कि अगर आज हम तहिया कर लेना एज कॉम कि जी अगर दुकानदार इस रेट लिस्ट पे मुझे देगा तो मैं लूँगा, वरना नहीं लूँगा, तो क्या होगा? फिर मामला ठीक हो जाएंगे। शायद ठीक ना हो, लेकिन चले कुछ फ़र्क जरूर पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमने बेगरी पे बात की, लेकिन मैंने कहा कि हम अपना काम करने को कोई तैयार नहीं है। हमेशा कहते हैं जी सरकार, अब सरकार 24 घंटे उस दुकान पे तो नहीं खड़ी हो सकती। अच्छा, इसमें एक हल ये भी तो हो सकता है कि कोई शहरी है, कोई आपका ऐसा हेल्पलाइन है या कोई ऐसा तरीक़ाकार कि वो कोई भी शहरी किसी भी शॉप पे जाता है, किसी भी दुकान पे होता है, तो वहाँ उसको अगर लग रहा है कि रेट बहुत ज़्यादा है या चीज़ मयारी नहीं है, वो आपको कंप्लेन कैसे करे? अब तो देखें, अब ये आ गया है अपना सोशल मीडिया। जब से सोशल मीडिया आया है तो आप हमारे पेज पे अगर देखें तो डेली बेसिस पे लोग कंप्लेन करते हैं। वैसे आपका कोई कंप्लेन नंबर भी है? जी 1819 है जी, उस पर आप कॉल उसमें अभी हमारा ट्रांजिशन फेज चल रहा है, मोबलिंग के थ्रू हमने वो बनाया है, तो इंशाल्लाह वो विद इन अ वीक और सो वो भी ऑपरेटिव हो जाएगा, तो प्रॉपर हम उसको पब्लिसाइज भी करेंगे। लेकिन आजकल तो मैंने कहा कंप्लेंट नंबर तो कोई यूज़ नहीं करता। आजकल तो सोशल मीडिया पे तस्वीर लेके और वो फ़ौरन ट्वीट करते हैं और फेसबुक पे डालते हैं, जिस पे हम फिर एक्शन भी लेते हैं। हमने कंप्लीट लिस्ट बनाई हुई है और उसके खिलाफ फिर अगेन उसको पूरा मॉनिटर करते हैं, फिर उस पर एक्शन लेते हैं। अच्छा ये बताएं, एक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट आप लोगों ने बल्कि एक सेंटर कायम किया था प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन का, तो वो अभी कैसे काम कर रहा है? और आपने अभी हाल ही में सोसाइटीज़ को बैन किया, वो क्यों किया है? और एक ये भी आप नाजरीन को बताएं कि कोई भी शहरी कोई ज़मीन लेता है, प्लॉट लेता है या प्रॉपर्टी लेता है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं, तो वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करे और कौन सी सोसाइटीज़ पे जाए, यानी उसके साथ फ्रॉड ना हो? इस पे आप क्या मशवरा? सर मेरी 2 गुजारिशात हैं इस हवाले से। एक तो अगर कोई बंदा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में परचेजिंग करता है तो हमारे दफ्तर से ज़रूर कांटेक्ट करें, वो चाहे टेलीफोनिकली पूछे, हम वेरी सून उसकी लिस्ट भी पब्लिसाइज कर देंगे, पहले भी की है, दोबारा करते रहेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि जो प्रॉपर्टीज बैन है, मतलब वो जो मेरे पास रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ है इस्लामाबाद में नहीं है, वन। सेकंड ये कि उसमें फर्दर फ्रॉड क्या है कि उन लोगों ने बहुत सारी फाइल्स निकाली हुई हैं, लैंड उनके पास है नहीं, लोगों को पोजीशन मिलता नहीं। मेरी आपके प्रोग्राम की मदद से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अगर आपको ऑन साइड पोजीशन मिलता है तो बराए मेहरबानी वो
अपनी बाइंग ज़रूर करें। अदरवाइज़ पोजीशन नहीं मिलता और आपको फ्यूचर उसमें कहता है कि जी मैं 6 महीने बाद साल बाद पोजीशन दूंगा, तो फिर हम पे ना रहे, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। बिल्कुल कि वो आपको आपके साथ पोजीशन fraud कर रहा है, लेके वो आपको फ्रॉड कर रहा है बेसिकली। तो अगर आपको पोजीशन मिलता है ज़रूर 100 बिस्मिल्लाह ले लें, क्योंकि इधर बहुत सारे केसेस, मैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव भी हूँ, डेली बेसिस पे मेरे पास ये कंप्लेंट्स हैं इन राइटिंग कि जी वो जो मेरे पास फाइल है और मुझे पोजीशन नहीं है। लॉ में लिखा हुआ है कि मैंने पोजीशन उसको दिलाना है, बट जिस बंदे के पास, बंदे से मुराद जिस मैनेजमेंट कमेटी के पास ज़मीन ही नहीं होगी, तो मैंने उसको पोजीशन कहाँ से दिलाना है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए, उसने ज़मीन परचेज़ की 100 एकड़ फॉर एग्जांपल, और 100 एकड़ में मिसाल के तौर पे उसने 5000 प्लॉट निकाले, फाइलें उसने 10,000 भेज दी, और इस सोच पे, इस बिलीफ पे कि जी मैं अगले 5 साल में परचेजिंग करूँगा, वो अगले 5 साल किसने देखे? तो वो जो 5000 लोग एक्स्ट्रा जिनको फाइलें मिली हुई हैं, उनके पास पोजीशन नहीं है, पता नहीं वो जिंदा भी रहेगा कि नहीं रहेगा। और आज के दिन भी अगर उस सोसाइटी के, अब वो सोसाइटी 3 साल के लिए आती है, वो अपना काम ख़राब करके चली गई, नई सोसाइटी आ गई, तो अगेन वो ब्लेम आता है कि जी सरकार क्या कर रही है। मतलब बात ये है कि मुझे को पोजीशन मिल रहा है, ज़रूर मैं ले लूँ। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस एक्शन ले रही है, जो भी ब्लैक पेपर्स जो गाड़ियों की हैं उनको रोका जा रहा है, उनको फ़ाइन भी किया जा रहा है, उनकी जो शीशों की शीट्स है वो भी उतारी जा रही हैं, और ये भी खबर जारी हुई थी कि जितने भी NOCs हैं वो भी मनसूख हो गए हैं। तो क्या ये दुरुस्त बात है? जी सर, तमाम NOCs जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से इशू हुए थे या ज़िला इंतज़ामिया से इशू हुए थे, वो तमाम सस्पेंड हो गए हैं, वो कैंसिल हो गए। क्या वजह? देखिए, ये सिक्योरिटी कंसर्न है बेसिकली तो, और कुछ मार्केट में तो इलीगल, मतलब फेक NOCs भी चलते रहे, तो सिक्योरिटी कंसर्न के तहत वैसे भी ये ब्लैक पेपर क्यों, मतलब टेंट क्यों लगाना किसी ने? आजकल तो गर्मी की वजह से शेड आए हुए हैं, शेड लगाएं, शेड ब्लैक आए हुए हैं, मैं गाड़ी मेरे भी लगाता हूँ, आप भी शायद लगाते होंगे, शेड लगाएं बिल्कुल गर्मी की वजह से जिसने लगाने, तो और वो जब धूप खत्म होती है तो शेड उतार के पीछे रख दें। बिल्कुल सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन देखिए कुछ ना, हमारी बेसिकली ये, मैं तो इसको माइंडसेट कहूँगा कि माइंडसेट है कि मेरी गाड़ी में अगर कोई टिंटेड ग्लासेस हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि यार मुझे लोग समझते होंगे यार बड़ा कोई इंपॉर्टेंट बंदा है और उसने टिंटेड ग्लासेस लगाए हैं, ये एक माइंडसेट है, स्टेटस जी। एक तो बस वो तमाम कैंसिल किए गए हैं और टाइम टू टाइम हम उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, आपने देखा ही है, और उम्मीद है कि हम उस पर काफ़ी बेहतरी लाएंगे। अच्छा, दूसरा ये भी ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि असला लाइसेंस ये इस वक्त ओपन है, इसका क्या तरीकाकार है? लोग इस वाले से भी पूछते हैं। देखें जी, ये कभी बैन लग जाता है, कभी ओपन हो जाता है। इसकी हमने बहुत, देखें पहले तो वी आर ऑफ द व्यू पॉइंट के जी ये डी वेपनाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ लोगों की जेन्युइन नीड होती है तो उसकी नीड को हम जज करते हैं थ्रू पुलिस रिपोर्ट, थ्रू पुलिस कैरेक्टर, यानी जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसका होता है, थ्रू स्पेशल ब्रांच कि इसको क्या नीड है, तो उसका एक स्ट्रिंजेंट सा प्रोसीजर हमने बनाया हुआ है। लोग अक्सर हमारे पास आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जिसको मैं देखता हूँ तो उनको मैं कहता हूँ तो गन हैंडल भी नहीं कर सकता, तो लाइसेंस क्या करना है, जस्ट ऑन द लाइटर साइड, और उनको इतनी इमरजेंसी होती है कि मैं फ़ौरन लाइसेंस। जी जी, तो वो हमने एक सख्त सा प्रोसीजर बनाया हुआ है, तो उसके तहत जो क्वालिफाई करता है तो हम ज़रूर उसको देते हैं। इस वक्त ओपन है जी, मैंने कहा ना प्रोसीजर एक बनाया हुआ है, जो एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर हमने बनाया हुआ है, तो उस पर जो क्वालिफाई करता है तो उसको ज़रूर मिलता है। ओके। अच्छा, दूसरा, अगर किसी को लाइसेंस मिल जाता है उसके बाद ये भी थोड़ा सा आप आवाम को बताएं कि कौन अपनी गाड़ी में रख सकता है, अपने पास रख सकता है, इसका भी कोई आगे फर्दर एक और NOC है, कैरी परमिट जिसे कहते हैं। देखिए जी, कैरी परमिट तो लीगली कोई इसकी वैल्यू नहीं है, लाइसेंस ही आपके पास होता है, लेकिन इस्लामाबाद में 144 लगा हुआ है, वेपन कैरी आप नहीं कर सकते, नुमाइश नहीं कर सकते, गाड़ी में भी नहीं रख सकते। देखिए नुमाइश नहीं कर सकते, वो गाड़ी में तो अगर आपके कोई डैशबोर्ड में पड़ा हुआ है तो अगर आपका वैलिड लाइसेंस आपको है तो वो आपको अलाउ होना चाहिए, लेकिन अगेन मैंने कहा जैसे 144 जब लगता है तो हम वो भी अलाउ नहीं करते, यू आर नॉट अलाउड टू कैरी वेपन आउटसाइड योर होम, सिर्फ घर तक के लिए। जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने वो तमाम सवालात उनसे किए जिनके जवाबात आप जानना चाहते थे। सबसे बड़ा मसला आपका बेकारी माफिया का था, और उसमें उन्होंने बड़ा अहम मैसेज दिया कि आप लोगों ने डिस्करेज करना है। अगर आप पैसे देंगे तो उनको जब प्रमोशन मिलेगी, वो जब खुश होंगे, वो तो उनकी तादाद भी बढ़ेगी, उनका बिज़नेस भी बढ़ेगा। जब आप नहीं देंगे तो वो मेहनत की तरफ जाएंगे, इसको आपने डिस्करेज करना है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की तमाम वो आपके इश्यूज़ जो आपको आए रोज़ पेश आते हैं उन पर बात की जाए। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को, चीफ़ कैमरामैन जरी अजीज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।